विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा तापमान व्युत्क्रमण। इसमें ताप व्युत्क्रमण की परिभाषा दी जाएगी। परिभाषा के पश्चात ताप व्युत्क्रमण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं या कौन से ऐसे कारक हैं जिनके कारण ताप व्युत्क्रमण होता है, उन पर चर्चा होगी। और उसके बाद विभिन्न प्रकार के ताप व्युत्क्रमण कौन कौन से हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब इसमें सबसे पहले ताप व्युत्क्रमण क्या है, इसकी हम परिभाषा देने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? व्युत्क्रम जो शब्द है अपने आप में बहुत कुछ कहता है। व्युत्क्रम उल्टा, ताप व्युत्क्रम यानी ताप का उल्टा हो जाना। ताप का उल्टा हो जाने का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? सामान्य परिस्थितियों में जो हमारा टेम्परेचर है क्षोभमंडल में, ये सामान्य परिस्थितियों में घटता है। नॉर्मली जो हम ऊपर जाते हैं, सामान्यतः तापमान घटता जाता है। आपको जानकारी भी है, इसकी पढ़ाया भी गया है कि क्षोभमंडल में जो हम ऊपर जाएंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा 1000 मीटर ऊपर जाने पर। 2000 मीटर ऊपर जाने पर कितना कम हो जाएगा? 6.5 प्लस 6.5 13 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। 3000 मीटर ऊपर चले जाए कितना कम हो जाएगा? 13 और 6 19, 19.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। यानी मेरा कहने का अर्थ यहां केवल इतना है कि क्षोभ मंडल में जो हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। परंतु कई बार कुछ विशेष क्षेत्रों में और कुछ विशेष समय में और कुछ विशेष दशाओं में, हर एरिया में नहीं, मैंने कहा कुछ खास क्षेत्रों में और कुछ खास दशाओं में और किसी विशेष समय पर ये जो ट्रेंड है, जो प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति? जो मैंने तापमान के घटने की बताई है कि जो हम ऊपर जाते हैं तापमान घटता जाता है। ये तापमान के घटने की वृत्ति उल्टी हो जाती है। उल्टी क्या होगी? जब हम ऊपर जाएंगे तापमान घटने की बजाय बढ़े तो वो हो जाएगा तापमान व्युत्क्रमण। इसमें लिखा है in some specific areas in some specific time period this trend is reversed। यानी जो ये ट्रेंड है रिवर्स हो जाता है। कौन सा ट्रेंड मैं कह रहा हूं? ट्रेंड क्या है? सामान्यतः ट्रेंड ये है जो हम क्षोभ मंडल में जो हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान निरंतर कम होता चला जाएगा। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष क्षेत्रों में और कुछ विशेष समयों में ये जो प्रवृत्ति है तापमान के घटने की, ये उल्टी हो जाती है। इसका सीधा सा अर्थ है जो हम ऊपर जाएंगे तापमान बढ़ा हुआ मिलेगा, घटा हुआ नहीं मिलेगा। यानी नीचे तापमान कम होगा, ऊपर तापमान ज्यादा होगा। ये जो रिवर्स कंडीशन है, जो उल्टी दशाएं हैं तापमान के संदर्भ में, यही कहलाती है ताप व्युत्क्रमण। यानी सीधा सा है, सामान्य परिस्थितियों में जो हम ऊपर जाते हैं तापमान घटता जाता है, परंतु यह तापमान घटने की बजाय जब बढ़ने लगे वो ताप व्युत्क्रमण कहलाता है। अब यहाँ ये जो मैंने बताया यही दिखाया है। देखो ये सामान्य कंडीशन क्या है? नॉर्मल कंडीशन, सामान्य स्थितियों में नीचे गर्म वायु होगी, ऊपर कम गर्म, और ऊपर कम गर्म, फिर ठंडी, फिर ज्यादा ठंडी, फिर ज्यादा ठंडी। यानी इसको देखिए, वार्म, लेस वार्म, कोल्ड, मोर कोल्ड। यानी जो हम ऊपर जा रहे हैं, जो एयर है कोल्ड होती जा रही है। 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर से तापमान घटता जा रहा है। परंतु जब दशाएं इससे उल्टी हो जाए, दशाएं उल्टी क्या है? नीचे कोल्ड एयर है, उससे ऊपर कोल्ड नहीं है, ज्यादा कोल्ड नहीं है, बल्कि नीचे कोल्ड है, ऊपर वार्म आ गई। तो जब कोल्ड एयर नीचे हो, वार्म एयर ऊपर हो, ठंडी वायु नीचे हो, गर्म वायु ऊपर हो, अब कितनी ठंडी कितनी गर्म?
ये इसका वो नहीं है कि ये इतने डिग्री होगी तब वो ठंडी मानी जाएगी, तब वो गर्म मानी जाएगी। यानी इसकी तुलना में, यहाँ जो वार्म एयर लिखा है, इसकी तुलना में या नीचे वायु ठंडी है तो ठंडी वायु मानी जाएगी। यानी सामान्य स्थितियां ये हैं, इस डायग्राम में दिखाई हैं, वार्म, लेस वार्म, कोल्ड, मोर कोल्ड, ये सामान्य स्थितियां हैं। ये जब सामान्य स्थितियां न होकर दशाएं उल्टी हो जाए, रिवर्स हो जाए, नीचे ठंडी वायु हो और ऊपर गर्म वायु हो, बेशक ऊपर वो ठंडी हो, वो डिफरेंट मामला है, यानी ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु किसी स्थान पर होनी चाहिए, तो ये व्युत्क्रमण, ताप व्युत्क्रमण की दशाएं हो जाएंगी, मानी जाएंगी। यानी डायग्रामेटिक तौर पर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ताप व्युत्क्रमण की परिभाषा क्या है। विद्यार्थियों, ताप व्युत्क्रमण के लिए कौन सी अनुकूल दशाएं हैं? फेवरेबल कंडीशंस फॉर टेम्परेचर इन्वर्शन, कौन कौन सी दशाएं होंगी जब तापमान की ताप का व्युत्क्रमण उत्पन्न हो जाएगा? पहली दशा, लॉन्ग नाइट्स, लंबी रातें होनी चाहिए। लंबी रातें होंगी क्या हो जाएगा? लोंगर द नाइट्स, जितनी ज्यादा लंबी रातें होंगी, मोर विल बी द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उतना ही ज्यादा पार्थिव विकिरण हो सकेगा, यानी धरती से उतना ही ज्यादा विकिरण निकल सकेगा। यानी दूसरे शब्दों में, बिल्कुल सरल शब्दों में ये कहे, धरती से उतनी ही ज्यादा हीट निकल सकेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा लंबी रात होगी उतनी ही ज्यादा हीट निकलेगी, क्योंकि रात के समय सूर्य तो रेडिएशन पृथ्वी पर पहुंचाता नहीं है, और जितनी ज्यादा रेडिएशन निकलेगी, मोर कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, उतना ही ज्यादा अर्थ सरफेस ठंडा हो जाएगा, और जितना ज्यादा अर्थ सरफेस ठंडा होगा, मोर कूलिंग ऑफ द एयर नियर द अर्थ सरफेस, धरती के सरफेस के लगती एयर है उतनी ही ज्यादा ठंडी हो जाएगी। नो कूलिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ एयर, यानी परंतु इससे ऊपर की जो लेयर है, ऊपरी लेयर है, वो ठंडी नहीं हो पाएंगी। क्यों ठंडी नहीं हो पाएंगी? ऊपरी लेयर से टेम्परेचर या रेडिएशंस नहीं निकल रही हैं, क्योंकि जो वायु है वो बढ़िया रेडिएटर नहीं है, बढ़िया विकिरण करने वाला नहीं है, इसलिए वायु की ऊपरी परतों से रेडिएशन नहीं हो पाती, इसलिए ऊपर की वायु गर्म होती है। दोबारा फिर समझिए ये कि भाई लंबी रातें होंगी तो अधिक मात्रा में पार्थिव विकिरण धरती से निकल पाएगा। जब अधिक मात्रा में पार्थिव विकिरण धरती से निकल पाएगा तो पृथ्वी अधिक ठंडी हो सकेगी, और पृथ्वी अधिक ठंडी हो सकेगी यानी धरातल अधिक ठंडा हो सकेगा, तो उस धरातल के साथ लगती वायु भी ठंडी हो जाएगी, परंतु ऊंचे की वायु ठंडी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एयर पुअर रेडिएटर है हीट का, यानी एयर से अच्छी रेडिएशन नहीं हो पाती हीट की। यानी यहां डायग्राम में समझाया गया है, देखो ये है प्रायर टू इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर से, ताप उत्क्रमण से पहले क्या दशाएं हैं? 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ है, ऊपर 14, ऊपर 13, यानी सामान्य कंडीशन जाएंगे। परंतु अब लंबी रातें हो गई, लंबी रातें होने में क्या हुआ? यहाँ ये अर्थ सरफेस ड्यूरिंग द नाइट, ये नीचे अर्थ सरफेस दिखाया गया है। अर्थ सरफेस, पार्थिव विकिरण निकली यहाँ से पार्थिव विकिरण निकली, पार्थिव विकिरण निकलकर ये आपका जो भूपृष्ठ है ठंडा हो गया, धरातल ठंडा हो गया, और जब ये धरातल ठंडा हुआ, धरातल के साथ जो लगती वायु है, ये वायु है जो पीला पीला दिखाया गया, धरातल के साथ लगती वायु भी ठंडी हो गई। किससे टच करके? धरातल से टच करके। किस क्रिया द्वारा? कंडक्शन की क्रिया द्वारा, या पार्थिव विकिरण निकल गया इसके कारण ठंडी हो गई, यानी धरातल से टच करके धरातल के साथ लगती वायु ठंडी हो गई। इस द्वारा, कंडक्शन की क्रिया द्वारा धरती के साथ लगती वायु ठंडी हो गई, और ठंडी होकर मान लीजिए 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया ठंडी होकर इस वायु का जो धरातल के साथ लगती है, तो नीचे समझो ठंडी वायु, ऊपर गर्म वायु। ये कब घटना होगी? जब रातें लंबी होंगी, यानी जब रातें लंबी होंगी धरती से ज्यादा पार्थिव विकिरण निकलेगा, धरती से ज्यादा पार्थिव विकिरण निकलेगा तो जो आपका भूपृष्ठ है वो ठंडा हो पाएगा, भूपृष्ठ ठंडा हो पाएगा तो भूपृष्ठ के साथ लगती वायु ठंडी हो जाएगी, परंतु अधिक ऊंचाई पर वायु ठंडी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अधिक ऊंचाई वाली वायु से
उष्मा का परावर्तन नहीं हो पाया है, उष्मा का रेडिएशन नहीं हो पाया, उष्मा निकल नहीं पाई है, वायु से विकिरण नहीं निकल पाया है, तो ऊपर की वायु गर्म, नीचे की वायु ठंडी, इस प्रकार लंबी रातों में तापमान का व्युत्क्रमण उत्पन्न हो जाएगा। ये सामान्य दशाएं दिखाई हैं। ये दिखाई है आपको कि किस प्रकार धरती ठंडी हुई, धरती ठंडी हो गई तो इसके साथ लगती वायु, नीचे की वायु, डॉट डॉट ये वायु के दिखाए गए हैं, इसके साथ लगती वायु ठंडी हो गई। ऊपर की वायु ठंडी क्यों नहीं हुई? यहाँ की वायु ठंडी नहीं हुई क्योंकि यहाँ से इस वायु से ऊपर वाली वायु से रेडिएशन नहीं निकली, तो यहाँ वायु ठंडी होकर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। पहले कितना था? पहले 15 था, यहाँ ठंडी होकर 12 हो गया, और ऊपर 14-13 था, ऊपर 14 और 13 एज इट इज है, तो ऊपर वाली वायु गर्म है। तो इस प्रकार वार्म एयर, वार्म एयर क्यों लिखा है इसमें? एयर नोट येट कूल्ड एट अपर, ऊपरी वायु ठंडी नहीं हुई है अपर हाइट्स क्योंकि पुअर रेडिएटर है हीट का, तो इस प्रकार लंबी रातों में तापमान का व्युत्क्रमण उत्पन्न हो जाता है। दूसरा चाहिए क्लियर स्काई चाहिए, साफ आसमान चाहिए। स्वच्छ आसमान क्यों चाहिए? स्वच्छ आसमान क्यों चाहिए? स्वच्छ आसमान इसलिए चाहिए ताकि जो आपका रेडिएशन है, पार्थिव विकिरण है, वो आसानी से बहुत अधिक ऊंचाइयों तक निकल जाए। पार्थिव विकिरण बहुत ऊंचाइयों तक चली जाए या अंतरिक्ष में चली जाए धरती से निकलकर। जब क्लियर स्काई होगा, साफ आसमान होगा, साफ आसमान का अर्थ है बादलों रहित आसमान होगा, ऐसी स्थिति में ये हरे तीर के निशान है, पार्थिव विकिरण दिखाई गई है, तो साफ आसमान होगा, पार्थिव विकिरण अधिक ऊंचाइयों तक चली जाएगी निकलकर या अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी। जब पार्थिव विकिरण पहुंच गई ऊपर, तो यहां अर्थ सरफेस ठंडा हो गया, अर्थ सरफेस के साथ लगती वायु भी ठंडी हो गई। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति में बादल हैं, यहां ये बादल हैं, ये बादल छाए हैं, यहां पर ये बादल छाए हैं, यानी आसमान साफ नहीं है। आसमान साफ ना होने की स्थिति में क्या है? यहां से जो रेडिएशन निकलेगी, यहां से जो पार्थिव विकिरण निकलेगा, उसको अवशोषित कर लेंगे बादल। कम विकिरण अधिक ऊंचाई पर या अंतरिक्ष में जा पाएगी, और बादल इसको अवशोषित करके या तो उसका प्रकीर्णन धरती पर कर देंगे या अवशोषण करके रखेंगे। परिणाम स्वरूप जो बादलों से नीचे का भाग है वो ठंडा नहीं हो पाएगा, इवन क्या भूपृष्ठ भी ठंडा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बादलों ने अवशोषण कर लिया और बादलों ने कुछ परावर्तन के माध्यम से या प्रकीर्णन के माध्यम से कुछ ऊष्मा पुनः नीचे के वायुमंडल में भेज दी, और इस प्रकार ना तो भूपृष्ठ ठंडा हुआ और ना ही नीचे की वायुमंडल की वायु की परतें ठंडी हुई। तो इस प्रकार बादल वाली, आपने महसूस भी किया होगा, जिस रात बादल छाए होते हैं सर्दियों में, आप आगे महसूस करना उस रात ठंड कम होती है, और जिस रात आसमान साफ होता है उस रात ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो इस प्रकार जब आसमान साफ होगा, आसमान साफ होने की स्थिति में, यहां है क्लियर स्काई होने की स्थिति में ही ताप का व्युत्क्रमण होगा। क्यों? पुनः बता देता हूं, क्योंकि जो पार्थिव विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो एमिट्स टू हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाइयों तक चली जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी, तो ऐसी स्थिति में भूपृष्ठ ठंडा हो जाएगा, धरातल भूपृष्ठ के साथ लगती वायु ठंडी हो जाएगी, और ऊपर वायु इसके गर्म है, तो ये तापमान का व्युत्क्रमण हो जाएगा, और क्लाउडी स्काई में जो नीचे की वायु ठंडी नहीं हो पाएगी। तीसरा जो कारण है, स्थिर मौसम चाहिए। स्थिर मौसम चाहिए, स्टेबल वेदर, स्थिर मौसम होगा तो ताप का व्युत्क्रमण होगा। अगर अस्थिर मौसम होगा ताप का व्युत्क्रमण नहीं होगा। क्यों? अस्थिर मौसम क्या है? वर्षा होने लग गई, पवन चलने लग गई, जो धीरे धीरे धरती ठंडा हो रही है उसके साथ लगती वायु ठंडी हो रही है, रेन से और विंड से वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो स्थिर मौसम की आवश्यकता। स्थिर मौसम की स्थिति में ही ताप का व्युत्क्रमण उत्पन्न हो पाएगा। चौथा है शुष्क वायु। शुष्क वायु की स्थिति में ही ताप का व्युत्क्रमण होगा, आर्द्र वायु की स्थिति में ताप का व्युत्क्रमण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और शुष्क वायु में क्यों होगा? ड्राई एयर होगी, शुष्क वायु होगी, लिटिल एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एट लोअर लेवल। जो
वायुमंडल की निचली परत है या भूपृष्ठ के साथ लगती वायु है, अगर सूखी होगी, वो उसमें पानी कम होगा, शुष्क वायु होगी, तो वो हीट को कम अवशोषित करेगी, कम एब्जॉर्प्शन करेगी हीट का। और जब कम एब्जॉर्प्शन करेगी तो वो नीचे जो नीचे वाली वायु है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हीट का एब्जॉर्प्शन बहुत कम किया है, हीट का अवशोषण, गर्मी का अवशोषण बहुत कम किया है, तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी और तापमान के व्युत्क्रमण की दशाएं हो जाएंगी। दूसरी ओर यदि भूतल के साथ लगती वायु मोइस्ट है, आर्द्र है, तो आर्द्र वायु क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ हीट एट लोअर लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। तो वायुमंडल के नीचे की परत में मोइस्ट वायु होगी, वो जलवाष्प अवशोषण कर लेगा विकिरण का, और निचली परत की वायु गर्म हो जाएगी, और जब निचली परत की वायु गर्म होगी तो ताप का व्युत्क्रमण उत्पन्न नहीं हो पाएगा। आगे है आइस कवर। यदि जो आइस बर्फ से ढका धरातल है, वहां भी ताप व्युत्क्रमण की दशाएं बनती हैं। कैसे बनती हैं यह मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यदि धरातल हिमाच्छादित है, ये धरातल पर बर्फ से ढका हुआ है, पीला कलर या जो दिखाया गया है, इसको ये समझ लो कि बर्फ पड़ी हुई है, तो इसमें मान लीजिए 100 इकाइयां सौर विकिरण की आई, 100 इकाइयों में से 90 इकाइयां तुरंत परावर्तित हो जाएंगी। यानी 100 इकाइयां आई, 90 इकाइयां बिना कोई काम किए, बिना इस धरातल को गर्म करे, बिना आइस को गर्म किए, बिना इस भूपृष्ठ को गर्म किए 90 इकाइयां वापिस हो गई। तो इस अर्थ सरफेस को, भूतल को गर्म करने के लिए 100 इकाइयों में से 90 इकाइयां वापिस चली गई, 10 इकाइयां ही बच गई। यानी जो अवेलेबल हीट होगी भूपृष्ठ को गर्म करने के लिए वो कम होगी। तो सीधा सा अर्थ है कि भूपृष्ठ गर्म कम होगा, भूपृष्ठ गर्म कम होगा, ठंडा रहेगा भूपृष्ठ। और वैसे पहले ही ये बर्फ से ढका है, गर्म कम हुआ, तो यहां बर्फ से ढका हुआ है और वैसे भी कम अवेलेबल हीट है इस भूपृष्ठ को गर्म करने के लिए, तो इसके साथ लगती वायु भी ठंडी हो जाएगी। जो भूपृष्ठ के साथ लगती वायु ठंडी हो जाएगी, और ऊपर की वायु, यहाँ की वायु तुलनात्मक रूप से गर्म रहेगी, ठंडी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहले भी बताया जा चुका है एयर हीट का पुअर रेडिएटर है, यानी कम मात्रा में हीट का परावर्तन करता है। इसमें वही जो मैंने बता दिया, वही चीजें इसमें लिखी हैं। बर्फ के स्थिति में लेस हीट अवेलेबल फॉर हीटिंग, कम हीट अवेलेबल रहेगी इस धरातल को गर्म करने के लिए। मैं बता चुका हूं, हमारे समझने के लिए थोड़ा सा लिखा है, विस्तार दिया है। क्यों? ऑलरेडी कोल्ड, अच्छा दूसरा, यानी हीट कम अवेलेबल है। दूसरा, ऑलरेडी कोल्ड सरफेस कूल द एयर नियर द ग्राउंड, जो पहले ही ठंडा धरातल है, और ये ठंडा धरातल क्यों ठंडा क्यों है? बर्फ से ढका हुआ है, तो इसके साथ लगती वायु को ठंडा कर देगा। अपर एयर डज नॉट कूल्ड, ईडी गलत लिखा है, कूल आएगा यहाँ, कई बार जल्दी जल्दी में लिखा जाता है। जो ऊपर की वायु ठंडी नहीं होती जल्दी से, ब्रैकेट में लिखा कारण, एयर पुअर रेडिएटर ऑफ हीट, क्योंकि एयर हीट का पुअर रेडिएटर है। और इसमें हाई टेम्परेचर एट अपर पार्ट पर हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर ऑफ एयर नियर ग्राउंड, और ग्राउंड के पास ज्यादा टेम्परेचर। तो इस प्रकार ताप के व्युत्क्रमण की दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये 5 कारक थे ताप के व्युत्क्रमण के, यानी ये 5 अनुकूल दशाएं हैं जिन दशाओं के कारण किसी जगह पर ताप का व्युत्क्रमण हो सकेगा। आगे ताप व्युत्क्रमण के प्रकार। ताप व्युत्क्रमण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्सन, ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्सन धरातलीय ताप व्युत्क्रमण। दूसरा है अपर एयर टेम्परेचर इन्वर्सन, ऊपरी वायु ताप इन्वर्सन। अब पहले लेते हैं ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्सन। ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्सन यानी धरातलीय ताप व्युत्क्रमण, नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार का व्युत्क्रमण धरातल के नजदीक उत्पन्न होता है, धरातल के पास उत्पन्न होता है। इस प्रकार के व्युत्क्रमण में धरातल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्सन या धरातलीय ताप व्युत्क्रमण धरातल के पास उत्पन्न होता है, और इसमें इस प्रकार के व्युत्क्रमण में भूमिका होती है धरातल की
ये ताप व्युत्क्रमण तीन प्रकार का होता है। एक रेडिएशन टेम्परेचर इन्वर्सन, विकिरण ताप व्युत्क्रमण, दूसरा एयर ड्रेनेज टेम्परेचर इन्वर्सन, वायु अपवाह ताप व्युत्क्रमण, या इसको घाटी ताप व्युत्क्रमण भी कहते हैं। दूसरे को एयर ड्रेनेज टेम्परेचर इन्वर्सन को वायु अपवाह तापमान, वायु अपवाह ताप व्युत्क्रमण को इन्वर्सन व्युत्क्रमण होता है, वायु अपवाह ताप व्युत्क्रमण को घाटी ताप व्युत्क्रमण भी कहते हैं। तीसरा है एडवेक्शन टेम्परेचर इन्वर्सन, अभिवहन ताप व्युत्क्रमण। अब इनकी बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्सन, धरातलीय ताप व्युत्क्रमण। ये ताप व्युत्क्रमण रात्रि को होता है, इसका विकास रात्रि को होता है। इट डेवलप्स एट नाइट, ये रात्रि को विकसित होता है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये इस डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर ले लीजिए, ये धरातल ले लीजिए। लंबी रात्रि होती है और लंबी रात्रि के समय पार्थिव विकिरण के कारण धरातल ठंडा हो जाता है। पार्थिव विकिरण के कारण धरातल ठंडा हो गया तो इसके साथ लगती वायु ठंडी हो जाती है, यानी धरातल के साथ लगती वायु ठंडी हो गई और ऊपर की वायु ठंडी नहीं हो पाती। ऊपरी परतों की क्यों ठंडी नहीं हो पाती? क्योंकि एयर हीट का पुअर रेडिएटर है, यानी ऊपर वायु गर्म, नीचे वायु ठंडी। नीचे वायु ठंडी क्यों? धरातल ठंडा हो गया था और धरातल के साथ लगती वायु ठंडी हो गई। ऊपर की वायु ठंडी क्यों नहीं हुई? क्योंकि एयर पुअर रेडिएटर है हीट का, कम रेडिएशन होता है हीट का एयर से। तो इस प्रकार का इस प्रकार जो ताप व्युत्क्रमण बनता है वो धरातलीय ताप व्युत्क्रमण होता है। सीधी सी बात है, कब विकसित होता है? रात्रि को विकसित होता है। कैसे विकसित होता है? लंबी रात्रियां जब होती हैं, लंबी रात्रि के कारण पार्थिव विकिरण के कारण धरातल ठंडा हो गया। धरातल ठंडा होने के कारण उसके साथ लगती वायु ठंडी हो गई यहां, और ऊपर की वायु ठंडी नहीं हो पाई क्योंकि हीट कम रेडिएट हुई ऊपर की वायु से। तो ऊपर वायु गर्म, नीचे वायु ठंडी हो गया व्युत्क्रमण। अब कौन कौन सी दशाएं चाहिए इस प्रकार के व्युत्क्रमण के लिए? कौन सी आवश्यक दशाएं चाहिए? वही जो मैंने पढ़ाई थी 5 की 5, वही दशाएं चाहिए। कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, ठंडी और लंबी रातें होनी चाहिए। क्लियर स्काई, साफ आसमान होना चाहिए। ड्राई एयर, सूखी वायु, शुष्क वायु होनी चाहिए। स्टेबल वेदर, स्थिर मौसम चाहिए। आइस कवर, धरातल बर्फ से ढका होना चाहिए। 5 दशाएं चाहिए। इस प्रकार का व्युत्क्रमण एरियाज कौन से हैं? एरिया बताएं। स्नो कवर्ड एरिया, जो बोथ हेमस्फीयर, दोनों हेमस्फीयर के बर्फ से ढके क्षेत्र, ये एरियाज हैं जहां ये विकसित होता है। दूसरा बच्चों ताप व्युत्क्रमण है। 3 बताए थे ना धरातलीय ताप व्युत्क्रमण के प्रकार। पहला बताया था रेडिएशन, वो मैंने करवा दिया। दूसरा एयर ड्रेनेज टेम्परेचर इन्वर्सन। तो एयर, दूसरा है इसका एयर ड्रेनेज टेम्परेचर इन्वर्सन, वायु अपवाह ताप व्युत्क्रमण, या इसको घाटी ताप व्युत्क्रमण भी कहते हैं। इस प्रकार का ताप व्युत्क्रमण जो उत्पन्न होता है ये माउंटेन वैली में होता है, पर्वतीय घाटियों में होता है। इस प्रकार का ताप व्युत्क्रमण पर्वतीय घाटियों में विकसित होता है। कैसे विकसित होता है? प्रोसेस बताया है। रात्रि को जब ठंड पड़ती है, जब पार्थिव विकिरण निकलता है, जो पर्वतों के शिखर हैं वो अधिक ठंडे हो जाते हैं। ये पर्वतों के शिखर यहां अधिक ठंडे हो गए, ये ठंडे हो गए, ये पर्वत का शिखर अधिक ठंडा हो गया। कूलिंग ऑफ एयर क्विकली ऑन द टॉप एट नाइट। अब ये पर्वत शिखर ठंडे हो गए तो इसके पर्वत शिखरों पर जो वायु है वो भी ठंडी हो गई, क्योंकि ये ठंडे हो गई। दूसरी तरफ घाटियां कम ठंडी होंगी, घाटियां कम ठंडी होंगी। आप अनुमान भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका आंगन है और छत है, ठंड के समय छत ज्यादा आपको ठंडी मिलेगी। आपका चौबारा है, चौबारे की छत ठंडी मिलेगी। बीच में कहीं चौक है, आंगन है, वो कम ठंडा मिलेगा। तो यही घाटियों की स्थिति है। घाटियां कम ठंडी हो पाई, ये अधिक ठंडे हो गए पर्वत के शिखर। जब ये अधिक ठंडे हो गए तो इनके साथ लगती वायु ठंडी हो गई। यहां अधिक वायु ठंडी है और यहां घाटियों में तुलनात्मक रूप से गर्म वायु है।
तो ठंडा होने के बाद क्या हो जाती है, वायु भारी हो जाती है। ये भारी हो गई, दूसरे चित्र में दिखाया गया है, ये ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद भारी होगी। जब वायु ये भारी हो जाती है, घाटी के ढलानों के साथ साथ, पर्वत के ढलानों के साथ साथ, पर्वत के ढलानों के साथ साथ घाटी में बहने लगती है। वायु ठंडी हो गई थी, ठंडी होकर भारी हो गई, भारी होकर ये वायु पर्वतीय ढलानों के साथ घाटी में बहने लगती है। और यहां जब ये घाटी में बहकर घाटी में नीचे बैठ जाती है, यहां पर घाटी में तुलनात्मक रूप से गर्म वायु थी, उस गर्म वायु को वो ऊपर उठा देती है। तो नीचे पर्वत के शिखरों से ठंडी हुई वायु नीचे बैठ गई और गर्म वायु ऊपर उठ गई। ऊपर गर्मी ज्यादा और नीचे गर्मी कम, नीचे ठंड ऊपर गर्मी, तो हो गया ये ताप का व्युत्क्रमण। तीसरा है धरातलीय ताप व्युत्क्रमण का प्रकार, अभिवहन ताप व्युत्क्रमण। 3 प्रकार मैंने बताए थे ना, एक रेडिएशन, दूसरा बताया था एयर ड्रेनेज, तीसरा इसमें आ गया एडवेक्शन, यानी धरातलीय ताप व्युत्क्रमणों की चर्चा हो रही है अभी। 3 प्रकार जो आरंभ में आए थे, एडवेक्शन, इन्वर्सन, टेम्परेचर छूट गया शब्द, एडवेक्शन, टेम्परेचर इन्वर्सन, अभिवहन, ताप व्युत्क्रमण। अभिवहन शब्द का पीछे मैंने बताया था, वायु के संदर्भ में अभिवहन शब्द की परिभाषा बताई थी। वायु की क्षैतिज जो गति है वो अभिवहन कहते हैं उसको। अब इस प्रकार का ताप व्युत्क्रमण तब होता है जब किसी गर्म क्षेत्र से वायु, गर्म क्षेत्र से गर्म वायु की बहुत मोटी परत या वायु राशि कह लीजिए ठंडे क्षेत्र की ओर बहती है। यहां 2 एरियाज हैं बच्चों, ये वार्म एरिया है, वार्म एरिया, ये है कोल्ड एरिया। वार्म एरिया तो यहाँ वार्म सरफेस होगा, वार्म एरिया में, वार्म क्षेत्र में, गर्म क्षेत्र में गर्म वायु है और गर्म वायु की मोटी परत है, यहाँ ये गर्म वायु की मोटी परत है और ये ठंडा क्षेत्र है, तो धरातल भी इसका ठंडा है। और जब ये गर्म वायु की मोटी परत ठंडे क्षेत्र की ओर बहेगी, मान लीजिए उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से वायु उच्च अक्षांशों की तरफ बहे, वहां बर्फ से ढका धरातल है, तो गर्म वायु जो है बह रही है ठंडे क्षेत्र की ओर, या वो ये कह लीजिए, मान लीजिए कि वो धरातल बर्फ से ढका है, गर्म वायु वहां आ गई, तो नीचे का जो पोर्शन है गर्म वायु का वो तो ठंडा हो जाएगा धरातल के संपर्क में आने से, ये पोर्शन, नीचे का पोर्शन ठंडा हो जाएगा, परंतु ऊपर का पोर्शन वायु का ठंडा आसानी से नहीं होगा। तो नीचे वायु ठंडी, क्यों ठंडी? क्योंकि ठंडे धरातल पर गर्म वायु आ गई और इस गर्म वायु को इस ठंडे धरातल ने नीचे की वायु को ठंडा कर दिया, ऊपर की वायु को ठंडा नहीं कर पाई, तो ऊपर गर्म वायु, नीचे ठंडी वायु, तो ये हो गया धरातल अभिवहन ताप व्युत्क्रमण। अभिवहन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रकार का ताप व्युत्क्रमण वायु के चलने से होता है। कौन सी वायु चली? गर्म वायु चली। कहां चली? ठंडे धरातल की ओर। क्या घटनाक्रम हुआ? जब गर्म वायु ठंडे धरातल की ओर चली, निचली परत ठंडी हो गई वायु की, ठंडे धरातल के संपर्क में आने से ऊपरी परत ठंडी नहीं हो पाई, तो इस प्रकार ऊपरी परत गर्म, निचली परत ठंडी, ताप व्युत्क्रमण उत्पन्न हो गया। इस प्रकार का ताप व्युत्क्रमण देखने को मिलता है मैक्सिको की जो खाड़ी है उसकी ओर से, जो उष्ण हवा यूएसए और कनाडा के मैदानों की ओर चलती है, तो यूएसए और कनाडा के मैदानों में इस प्रकार का ताप व्युत्क्रमण देखने को मिलता है। एग्जाम्पल भी यहां दिया है। दूसरा जो ताप व्युत्क्रमण बताया था, ऊपरी वायु ताप व्युत्क्रमण। 2 बताए थे ना मेजर पार्ट, धरातलीय ताप व्युत्क्रमण, दूसरा ऊपरी वायु ताप व्युत्क्रमण। नाम से स्पष्ट है, यानी ऊपरी वायु, यानी कहीं वायु में ऊपर ही होता है, ये धरातल के नजदीक नहीं होता, यानी धरातल से काफी ऊंचाई पर इस प्रकार का ताप व्युत्क्रमण उत्पन्न होता है। इस का धरातल से कोई लेना देना नहीं है, धरातल को ज्यादा प्रभाव नहीं डालता इस प्रकार के ताप व्युत्क्रमण पर। लिखा है टेक प्लेस मच अबव द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से बहुत ऊंचे उत्पन्न होता है ये। नॉट मच अफेक्टेड बाय द कंडीशन प्रिवेलिंग एट अर्थ सरफेस, जो धरातल पर दशाएं चल रही हैं उससे ये ज्यादा प्रभावित नहीं होता। क्या प्रभावित नहीं होता? ऊपरी ताप व्युत्क्रमण। और ये दिन को भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है, और इससे भूपृष्ठ की हीटिंग और कूलिंग का कोई लेना देना नहीं है।
ऊपरी ताप व्युत्क्रमण सीधी सी बात है, वायुमंडल की वायुमंडल में धरातल से काफी ऊंचाई पर उत्पन्न होता है, और ये भी 3 प्रकार का है। कौन सा? ऊपरी वायुमंडलीय ताप व्युत्क्रमण, ये भी 3 प्रकार का, वो भी 3 प्रकार का था। पहला है सबसिडेंस टेम्परेचर इन्वर्सन, इसको हिंदी में बोलते हैं अवतलन ताप व्युत्क्रमण। दूसरा है कन्वेक्शन टेम्परेचर इन्वर्सन, संवहन ताप व्युत्क्रमण। तीसरा है फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्सन, वाताग्रीय ताप व्युत्क्रमण। विद्यार्थियों, पहला है सबसिडेंस ताप व्युत्क्रमण, यानी अवतलन ताप व्युत्क्रमण। अवतलन ताप व्युत्क्रमण, सबसिडेंस टेम्परेचर इन्वर्सन, टेम्परेचर फिर यहां रह गया। तो इस प्रकार का ताप व्युत्क्रमण अक्सर, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं इसको, ये सही आ जाएगा। इस प्रकार का ताप व्युत्क्रमण, ये देखिए यहां, ये मैंने और छोटा करना पड़ेगा। इस प्रकार का जो ताप व्युत्क्रमण है, वायु के नीचे उतरने के कारण होता है। अवतरण का है नीचे की ओर उतरना, वायु के नीचे की ओर उतरने के कारण उत्पन्न होता है। अब ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। ये तो आपका भूपृष्ठ है, ये लिखा है ना लैंड, यहाँ लैंड है, भूपृष्ठ है। ऊपर की तरफ ये वायुमंडल दिखाया गया है। ये हाइट है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, यानी हाइट दिखाई गई है टेम्परेचर की किलोमीटर में। यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल कोई हवा वगैरह कुछ नहीं दिखाई गई है। तो घटनाक्रम क्या होता है, कई बार वायुमंडल की ऊपरी परतों से वायुमंडल की नीचे की परतों की ओर वायु उतरती रहती है। सबसिडेंस ऑफ थिक एयर, बहुत भारी परत, बहुत मोटी परत वायु की जब नीचे उतरती है, नीचे उतरते समय उसका तापमान बढ़ जाता है। जब वो नीचे उतर रही है, तापमान बढ़ जाता है। क्या गति है तापमान बढ़ने की? 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर नीचे आने पर या 1000 मीटर नीचे आने पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब ऊपर से बहुत भारी मात्रा में मोटी परत वायु की नीचे उतर रही है, नीचे उतरते समय उसका ताप लगातार बढ़ रहा है। ताप बढ़ने की दर 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है, और ऐसी स्थिति में नीचे की ओर आती हुई वायु गर्म हो जाती है। गर्म होती है और गर्म हो जाती है, खूब गर्म हो जाती है जब ये नीचे वायु आती है। और जब ये वायु नीचे आती है, ये धरातल पर तो नहीं उतरती, धरातल से पहले ही इस वायु में क्षैतिज संचरण उत्पन्न हो जाता है। क्षैतिज मूवमेंट हो गई, इधर चली गई वायु, कुछ इधर चली गई, यानी इस लेवल तक उतरी है वायु। इसके बाद यहां चलेगी, यहां चलेगी। अब यहां उतरती हुई वायु खूब गर्म हो गई। मान लीजिए 3 किलोमीटर वायु उतरी, तो इसका मतलब है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। 1 किलोमीटर उतरी 10 डिग्री बढ़ गया, 2 किलोमीटर उतरी 20 डिग्री बढ़ गया वायु का टेम्परेचर। यहां धरातल के पास वायु तुलनात्मक रूप से ठंडी है, तो यहां ठंडी वायु और यहां गर्म वायु। क्यों गर्म वायु यहां इस पोर्शन में? क्योंकि यहां से ऊपर से वायु नीचे जब उतरी वो गर्म हो गई। ध्यान रखें विद्यार्थी, कई बार ये समझाया जा चुका, जब वायु ऊपर से नीचे उतरती है वो गर्म होती है, जब नीचे से ऊपर जाती है वो ठंडी होती जाती है। तो इस स्थिति में इस प्रकार वायु के अवतरण के कारण तापमान का व्युत्क्रमण उत्पन्न हो गया। इसे कहते हैं अवतरण ताप व्युत्क्रमण। सीधी सी बात है, वायु नीचे उतरी, नीचे उतरते समय खूब गर्म हो गई, क्षैतिज संचरण हो गया। धरातल पर पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले ही, हो सकता है 500 मीटर ऊपर हो जाए, 600 मीटर ऊपर हो जाए, 200 मीटर ऊपर हो जाए, यानी धरातल पर नहीं आएगी, पहले क्षैतिज संचरण हो गया। वायु ऊपर से नीचे उतरी, गर्म हो गई, गर्म होकर क्षैतिज संचरण उत्पन्न हो गया। नीचे तुलनात्मक रूप से वायु ठंडी है, नीचे वायु ठंडी, ऊपर वायु गर्म, तो यही तो ताप व्युत्क्रमण है। तीसरा है, इसमें दूसरा है संवहन ताप व्युत्क्रमण। संवहन ताप व्युत्क्रमण और संवहन धाराएं बताई गई कई बार वायु के संदर्भ में, कि जब वायु लंबवत चलती है, भूपृष्ठ से वायुमंडल की ऊपरी परतों की ओर चलती है, ऊपर से नीचे की ओर चलती है, उसे कहते हैं संवहन धाराएं।
क्षैतिज संचरण वायु का अभिवहन, और ये लंबवत संचरण, लंबवत रूप से मूवमेंट, ये संवहन। इस प्रकार का जो ताप व्युत्क्रमण है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भूपृष्ठ खूब गर्म हो जाता है। ये भूपृष्ठ दिखाया गया, पोर्टलैंड्स, भूपृष्ठ गर्म हो जाता है, और भूपृष्ठ जब तप जाता है, तप्त हो जाता है, तो उसके साथ लगती वायु भी गर्म हो जाती है। और जब ये वायु गर्म हो जाती है, गर्म होकर ये फैलने लगती है, इसका आयतन बढ़ जाता है, और जब इसका आयतन बढ़ जाता है ये हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर की ओर उठने लगती है, और जो जो ये ऊपर की ओर उठती है इसका तापमान पुनः घटने लगता है। ये वायु जब ऊपर उठती है, कुछ ऊंचाई पर उठने के बाद इसमें क्षैतिज संचरण उत्पन्न हो जाता है, क्षैतिज मूवमेंट इसकी उत्पन्न हो जाती है, ये क्षैतिज दिशा में चलने लगती है, और कुछ दूरी तय करने के पश्चात पुनः भूपृष्ठ पर उतरने लगती है। और जब भूपृष्ठ पर उतरती है, उतरते समय ये वायु गर्म हो जाती है, भूपृष्ठ पर उतरते उतरते खूब गर्म हो जाती है, और पुनः ये वायु उस क्षेत्र की ओर चलती है जहां से वायु ऊपर उठ रही है। उस क्षेत्र की ओर क्यों चलेगी? क्योंकि वहां वायु ऊपर उठने के कारण कम वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, यहां वैक्यूम बन गया है, खाली जगह हो गई है, क्योंकि वायु ऊपर उठ रही है। पुनः फिर वो वायु पहले ही गर्म है, और ये वायु गर्म यहां आकर और गर्म हो जाएगी, और गर्म होगी तो फिर ये गर्म होने के बाद ये फैलेगी, आयतन कम होगा, ऊपर उठेगी, ऊपर उठकर उसका तापमान कम होगा, तापमान कम होने के बाद पुनः क्षैतिज गति होगी, क्षैतिज गति होने के बाद पुनः फिर ये धरती पर उतरेगी। तो यानी इस प्रकार एक जो लंबवत धाराएं चलने का या संवहन धाराएं चलने का एक चक्र उत्पन्न हो जाता है, और इस चक्कर की उत्पत्ति के स्थिति में जहां से वायु ऊपर उठ रही है, ऊपर उठती हुई वायु ठंडी हो जाती है, और यहां जो वायु ठंडी हुई क्षैतिज रूप में जो बह रही है, ये भी इसी वायु का पार्ट है जो यहां पहुंची है। तो क्षैतिज रूप में बहती हुई वायु ऊपर जो क्षैतिज रूप में बह रही है, और ऊपर उठती हुई वायु ठंडी होने के कारण यहां तापमान कम होता है वायु में। ऊपर ऊपरी भाग जो इससे प्रभावित नहीं है, संवहन से प्रभावित नहीं है, वहां वायु गर्म होती है, और यहां वायु संवहनीय धाराओं के कारण ठंडी हो गई। तो इस प्रकार ऊपर की वायु गर्म और नीचे की वायु ठंडी हो जाती है। यहां वायु ठंडी है, यहां तो गर्म है बिल्कुल नीचे, यहां बीच में वायु ठंडी है, यहां भी वायु ठंडी है, यहां भी वायु ठंडी है, 4 पर 8 पर 4 पर यहां तक ये वायु ठंडी वायु का पोर्शन है, ये ठंडी वायु का पोर्शन, ये ठंडी वायु का पोर्शन। कहां से आई ठंडी वायु? भाई हीटिंग हुई वायु की, हीटिंग होने के बाद वो हल्की हुई, ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ठंडी होने लगी, तो यहां ठंडी वायु हो गई, यहां ठंडी वायु हो गई, तो क्षैतिज संचरण, क्षैतिज मूवमेंट हुई, क्षैतिज गति हुई, तो यहां भी ठंडी वायु, यहां भी ठंडी वायु। ऊपर का क्षेत्र जो इस संवहनीय धाराओं से प्रभावित नहीं है, इससे ऊपर का क्षेत्र, यानी यहां तक मान लीजिए वायु ऊपर उठ रही है 8 तक, यहां तक वायु ऊपर उठ रही है, यहां तक वायु ऊपर उठ रही है, इससे ऊपर का क्षेत्र जो प्रभावित नहीं है संवहनीय धाराओं के कारण, वो तुलनात्मक रूप से गर्म है, और यहाँ गर्म है, और ये क्षेत्र ठंडा है, यहां भी गर्म है, नीचे गर्म ठंडा गर्म, यानी यहाँ ठंडा है, यहाँ गर्म है, यानी ऊपर की ओर गर्म है, नीचे की ओर ठंडा है। तो ऐसी स्थिति में भी ताप का व्युत्क्रमण उत्पन्न हो सकता है, जिसे हम संवहनीय ताप व्युत्क्रमण कहते हैं। संवहनीय क्यों है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति संवहन धाराओं के कारण होती है। ये प्रोसेस बच्चों सारा का सारा इसमें लिखा है, इसमें जो पॉइंट लिखे हैं ना, 1 2 3 8 7, ये यानी कहाँ क्या स्थिति हो रही है, यानी एक का अर्थ यहाँ क्या है, एक का अर्थ है हीटिंग ऑफ एयर इन ट्रॉपिकल एरियाज, एक का अर्थ यहाँ है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वायु गर्म होगी। 2 का मतलब है वायु गर्म होकर गेट एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम बिकम लाइटर, वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा, ये हल्की हो जाएगी। नंबर 3, इट अपलिफ्ट्स एंड गेट कूल्ड व्हाइल अपलिफ्टिंग, यानी ये अपलिफ्ट होने लगेगी, ऊपर की ओर उठने लगेगी। यानी जो मैंने समझा दिए, जो बता दिए, वही स्टेप्स यहाँ लिखे हैं, फिर भी नोट करने के लिए मैं इसको पढ़ देता हूं। यानी पहले चरण में हीटिंग ऑफ एयर इन द ट्रॉपिकल एरियाज, वायु गर्म हो जाएगी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में।
नंबर 2 पर मिलेगा गेट एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम, इसका आयतन बढ़ जाएगा, बिकम लाइटर, हल्की हो जाएगी। नंबर 3 इट अपलिफ्ट्स एंड गेट कूल्ड व्हाइल अपलिफ्टिंग, ये जब अपलिफ्ट होने लगेगी और अपलिफ्टिंग के समय ये ठंडी होने लगेगी। आफ्टर सर्टेन हाइट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, कुछ दूरी पर जाने के बाद क्षैतिज गति होने लगेगी वायु में, 4 पर दिखाया है, यानी यहाँ चली गई क्षैतिज गति हुई है, इधर भी 4 क्षैतिज गति हुई वायु में। 5 डिसेंडिंग ऑफ एयर आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, कुछ दूरी तय करने के बाद, यानी जो क्षैतिज मूवमेंट उत्पन्न हुई है वायु में ऊपरी परत में, तो कुछ दूरी तय करने के बाद ये नीचे उतरेगी। 5 और 6 दिखाया गया है यहाँ भी 5 और 6 दिखाया गया है, यानी 5 में क्या दिखा, डिसेंडिंग ऑफ एयर आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, वायु नीचे उतरेगी कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद। 6 हीटिंग ऑफ एयर व्हाइल डिसेंडिंग, यानी ये जो नीचे उतर रही है वायु, ये हीट गर्म होगी। नंबर 7 मूवमेंट टुवर्ड्स वैक्यूम, यानी नंबर 7 पर ये जो वायु है, ये 7 नंबर यहाँ भी, ये 7 नंबर ये इसकी मूवमेंट हो रही है, ये चल रही है किस तरफ, ये खाली जगह की तरफ, वैक्यूम की तरफ। वैक्यूम क्यों है यहाँ, खाली जगह क्यों है, क्योंकि वायु अपलिफ्ट हो गई है, यानी कम वायु दाब का क्षेत्र है इधर, यानी 7 पे मूवमेंट दिखाई गई है। 8 पर आफ्टर प्रोलॉन्ग मिक्सिंग ऑफ एयर, यानी लंबे समय तक ये जब मिक्सिंग का चक्कर चलता रहेगा, वायु ऊपर उठी, क्षैतिज संचलन हुआ, नीचे उतरी, फिर वैक्यूम की तरफ गई, यानी ये जो पूरा का पूरा चक्कर चलेगा, इस पूरे के पूरे चक्कर में लंबे समय के बाद जब ये मिक्सिंग होगी एयर की, तो ऊपर की वायु ठंडी हो जाएगी, और जो ऊपर की वायु यानी ये वायु ठंडी हो जाएगी। 4 8 4 ये लिखा है, ये 4 की वायु ठंडी, 8 की वायु ठंडी, 4 की वायु ठंडी, इसी ऊपर की वायु ठंडी नहीं होगी। 9 पे लिखा है, यहाँ देखिए, हॉट एयर अबो द हाइट ऑफ कन्वेक्शन करंट, यानी इस समन धाराओं से ऊपर की जो वायु है वो गर्म है, क्योंकि इस पर इसका प्रभाव नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, यानी परिणाम क्या होगा, ताप का व्युत्क्रमण होगा। क्यों होगा, यहाँ 4 पर 8 पर 4 8 4, यहाँ ठंडी वायु, यहाँ तुलनात्मक रूप से गर्म वायु 9 पर 9 9 9, क्यों गर्म वायु, क्योंकि सामान्य धाराओं के कारण, या सामान्य धाराओं का यहाँ इस ऊंचाई पर 9 9 जहाँ लिखा इस ऊंचाई पर प्रभाव नहीं पड़ा, तो यह है सामान्य ताप व्युत्क्रमण। नेक्स्ट है फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्सन, वाताग्रीय ताप व्युत्क्रमण। वाताग्रीय ताप व्युत्क्रमण तब उत्पन्न होता है जब दो विभिन्न गुणधर्मों वाली वायु राशियां एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। वायु राशि क्या है, ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है, तब डिटेल से बताया जाएगा। यहाँ मैं बता दूं कि वायु राशि, बिल्कुल संक्षेप में बता दूं, वायु का एक बहुत बड़ा पोर्शन, यानी थिक एयर कह लीजिए, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में फैली वायु जिसके गुणधर्म एक जैसे हों, वो एयर मास कहलाती है। डिटेल से फिर ये जब चैप्टर करवाएंगे तब बताएंगे एयर मास क्या होती है। दो गुणधर्मों वाली वायु राशियां एक दूसरी तरफ बढ़ती हैं। यहाँ कोल्ड एंड ड्राई एयर है, कोल्ड यानी ठंडी और शुष्क वायु है, ये ठंडी और शुष्क वायु है, बैंगनी कलर जो है। हॉट एंड ह्यूमिड एयर, ये जो हरे कलर की जो वायु, हरे कलर के तीर के निशान हैं, ये उष्ण आर्द्र वायु है। ये शुष्क और ठंडी वायु है, ये उष्ण आर्द्र वायु है। दोनों वायु एक दूसरे के दोनों वायु राशियां एक दूसरे की तरफ बढ़ी, और जब ये एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, जो ठंडी वायु है वो भारी होती है, ठंडी और शुष्क वायु भारी होती है, गर्म और उष्ण आर्द्र वायु हल्की होती है। जब ये एक दूसरे की तरफ बढ़ी तो गर्म जो ठंडी और शुष्क वायु थी, उसने उष्ण और आर्द्र वायु को धक्का देकर ऊपर उठा दिया, यानी उष्ण और आर्द्र वायु ऊपर उठ गई और शुष्क और ठंडी वायु नीचे बैठ गई। क्योंकि ये भारी थी, ठंडी वायु नीचे बैठ गई और गर्म वायु ऊपर उठ गई। ऊपर गर्मी, नीचे ठंड, तो ये हो गया तापमान का व्युत्क्रमण। यानी इस प्रकार का ताप व्युत्क्रमण तब उत्पन्न होता है जब दो गुणधर्मों वाली वायु राशियां एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। उनमें से एक ठंडी और शुष्क वायु राशि होती है, दूसरी उष्ण और आर्द्र वायु राशि होती है। जब दोनों वायु राशियां एक दूसरे से टकराती हैं, ठंडी और शुष्क वायु राशि भारी होती है, वो
उष्ण और आर्द्र वायु राशि को धक्का देकर भूपृष्ठ पर बैठ जाती है, और गर्म वायु राशि और गर्म और उष्ण उष्ण और आर्द्र वायु राशि को ऊपर उठा देती है। नीचे ठंडी वायु राशि, ऊपर ऊपर गर्म वायु राशि। तो ये ताप व्युत्क्रमण हो गया। इसमें यही लिखा जो मैंने बता चुका हूं, आफ्टर कन्वर्जेंस ऑफ बोथ एयर मासेस, यानी दोनों एयर मासेस के कन्वर्जेंस के बाद, मिलन के बाद, कोल्ड एयर अपलिफ्ट द हॉट एयर, कोल्ड एयर जो ठंडी वायु है वो गर्म वायु को ऊपर उठा देती है। आफ्टर अपलिफ्टमेंट हॉट एयर, आफ्टर अपलिफ्टमेंट अपलिफ्टमेंट के बाद क्या होता है, हॉट एयर अबोव, ऊपर गर्म वायु, एंड कोल्ड एयर बिलो, नीचे ठंडी वायु। तो ये हो गया ताप का व्युत्क्रमण। तो इस प्रकार 3 प्रकार धरातलीय ताप व्युत्क्रमण के 3 प्रकार हैं। इसके जो ऊपरी वायुमंडलीय ताप व्युत्क्रमण के, तो ये था ताप व्युत्क्रमण। इसमें 3 पक्ष पढ़ाए गए। पहला पक्ष था ताप व्युत्क्रमण क्या होता है, दूसरा ताप व्युत्क्रमण के लिए अनुकूल दशाएं कौन सी हैं, तीसरा विभिन्न प्रकार के ताप व्युत्क्रमण कौन कौन से हैं।